अजय का फार्म हाउस, जो गांव की शांत हरिभरी वादियों में स्थित था, इस बार किसी उत्सव का गवाह बनने जा रहा था। फार्म हाउस चारों ओर घने पेड़ों और धान के खेतों से घिरा हुआ था। यह जगह हमेशा से ही अजय और उसके दोस्तों के लिए खास थी, लेकिन इस बार यह एक बेहद खास अवसर का गवाह बन रहा था। अजय की शादी। उसकी होने वाली पत्नी रिया का नाम हर किसी की जुबां पर था। सभी ने उसकी खूबसूरती और शालीनता की तारीफें सुनी थी, लेकिन उसे देखना अभी बाकी था। शाम को जब अजय के बचपन के दोस्त रोहन, सौरभ और विक्रम फार्म हाउस पहुंचे, तो उनके चेहरों पर एक अलग ही उत्साह था। चारों दोस्त हमेशा की तरह मिलते ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में लग गए। ठहाके गूंजने लगे, पुरानी यादें ताजा होने लगीं। यह फार्म हाउस उन सबके लिए बचपन की दोस्ती और बंधन का प्रतीक था। लेकिन इस बार माहौल में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो किसी की नजर में नहीं आ रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। जब रिया की पहली झलक उन्हें मिली, तो जैसे सबकी सांसें थम सी गईं। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका बॉर्डर सुनहरे धागे से कढ़ा हुआ था। उसके घने काले बाल उसकी पीठ पर लहराते हुए गिर रहे थे, और उसकी आंखें, वे गहरे हरे रंग की आंखें, मानो किसी जादुई जंगल का दरवाजा हो। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी, और जब वह अजय के पास आई, तो मानो समय थम गया। अजय तो जैसे उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में प्यार की गहराई थी, और दोस्तों के लिए गर्व कि उसने रिया जैसी लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। लेकिन रोहन की नजर रिया पर जाकर ठहर गई। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो बेचैन कर रहा था। एक पल को तो उसे लगा जैसे रिया की हंसी के पीछे कोई छिपा हुआ दर्द या खौफ हो, लेकिन उसने इस ख्याल को झटक दिया। क्या हुआ रोहन? पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी है क्या? सौरभ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, और बाकी सब हंस पड़े। रोहन भी हंसा, लेकिन उसका दिल अभी भी शांत नहीं था। शाम ढलते ही सबने डिनर किया और फिर हॉल में बैठकर गप्पे मारने लगे। माहौल खुशियों से भरा हुआ था, और रिया हर बात पर ठहाके लगाती, कभी अजय को छेड़ती, कभी विक्रम से चुटकुले सुनती। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वह धीरे धीरे तीव्र होती जा रही थी। रात के 9 बज चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी, और फार्म हाउस के बाहर घने पेड़ अंधेरे में खामोश खड़े थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, रिया की मौजूदगी का असर भी बढ़ने लगा। रोहन, सौरभ और विक्रम को महसूस हुआ कि रिया की आवाज जैसे उनके दिमाग में गूंज रही हो। वे उसकी बातों में खो से गए थे। हर बार जब वह हंसती, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो रह रहकर उनके दिल में खौफ भर देता। रिया, तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पहले मिल चुके हैं, विक्रम ने अचानक कहा। बाकी दोस्त उसकी बात सुनकर चौंके। यह वह विक्रम नहीं था जो किसी से भी जल्दी घुल मिल जाए। लेकिन रिया की आंखों ने जैसे उसे बांध लिया हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक मादकता थी जो विक्रम को और गहराई में खींच रही थी। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, विक्रम ने जैसे किसी सम्मोहन में कहा। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे यार, अब तुम भी कवि बन गए हो। सबने ठहाका लगाया, लेकिन रोहन चुपचाप बैठा रहा। उसे रिया के हाव भाव में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। क्या बात है रोहन, तुम इतने चुप क्यों हो? रिया ने उसकी ओर मुड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक मीठा जहर था। नन्ही, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी थकान हो रही है, रोहन ने झूठ बोला। लेकिन उसकी नजरें रिया की आंखों से हट नहीं पा रही थी। कुछ था उन आंखों में जो उसे चुभ रहा था, जो उसे विचलित कर रहा था। तो फिर आराम कर लो, अभी तो शादी का मजा शुरू हुआ है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान, उसमें कुछ अजीब था।
रोहन को लगा जैसे उसकी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ कोई चेहरा झलक रहा हो, कोई काला साया जो छुपते हुए भी उसे देख रहा हो। शाम गहराती गई और धीरे धीरे सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रोहन, सौरभ और विक्रम को बहुत गहरी नींद आई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो, उनके मन को शांत कर रही हो। लेकिन रोहन, उसकी नींद बार बार टूटती रही। रात के करीब 2 बजे उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। वह झटके से उठा और चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह उठकर खिड़की की ओर गया। बाहर घुप अंधेरा था, पेड़ हवा में हिल रहे थे और चांद की हल्की रोशनी में खेतों की छाया डरावनी लग रही थी। अचानक उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वहां कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वह परछाई हंसने लगी और उसकी हंसी ठीक वैसी ही थी जैसी रिया की थी। यह क्या हो रहा है? रोहन के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अभी तक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस खूबसूरत लड़की को उसका दोस्त अपना जीवन साथी बना रहा है, वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक प्राचीन, खतरनाक जादूगरनी, एक चुड़ैल है जो उनके खून की प्यासी है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें फार्म हाउस की खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं, लेकिन रात का सन्नाटा अभी भी माहौल में छाया हुआ था। अजय और उसके दोस्त बिस्तर से उठे, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सी थकान और एक गहरी उदासी थी, जैसे किसी ने रात भर उनकी ऊर्जा को चूस लिया हो। यार, इतनी थकान क्यों हो रही है? सौरभ ने जम्हाई लेते हुए कहा। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी रात जागते हुए काटी हो, विक्रम ने जवाब दिया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। लेकिन रोहन, वह चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। उसकी रात बाकी दोस्तों की तुलना में कुछ अलग बीती थी। वह जो भी देख रहा था, वह बस एक सपना था या सच्चाई, वह समझ नहीं पा रहा था। कमरे के कोने में दिखी वह छाया और वह भयानक हंसी जो रिया की हंसी से मेल खा रही थी, उसके दिमाग में गूंज रही थी। चलो छोड़ो, आज शाम को संगीत है, हमें पूरी तैयारी करनी है, अजय ने उत्साह से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो जोश नहीं था जो होना चाहिए था। रिया कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने लाल रंग की एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। उसकी मुस्कान आज भी मोहक थी, लेकिन रोहन की नजरों में अब वह मुस्कान भयावह लगने लगी थी। वह एक पल के लिए रुका, फिर रिया की ओर देखते हुए बोला, रिया, तुमने कल रात कुछ अजीब महसूस किया था? रिया की हंसी एक मीठी झंकार की तरह गूंजी। अजीब? अरे नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर क्यों है, रोहन? उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो रात में रोहन ने देखी थी। नन्ही, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई, रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में असमंजस और घबराहट साफ झलक रही थी। रिया मुस्कुराई और धीरे से अजय के पास आई, उसकी बाहों में हाथ डालकर बोली, अजय, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त मुझसे कुछ ज्यादा ही डरते हैं। अजय हंस पड़ा, अरे, वे डर नहीं रहे, बस तुम्हारी खूबसूरती से चकित है। वैसे भी रिया, तुम्हारे जैसी लड़की को पाना मेरे नसीब में ही था। उसने प्यार से रिया की ओर देखा, लेकिन रोहन को अजय के चेहरे पर अजीब सा भाव दिखा, जैसे वह अपने होश में न हो, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। संगीत की तैयारी शुरू हो गई। पूरा फार्म हाउस सजावट से जगमगा उठा। फूलों की खुशबू, रंग बिरंगी रोशनी और मेहमानों की चहल पहल से माहौल में एक अलग ही रौनक थी।
लेकिन इस चहल पहल के बीच रोहन के दिल में डर का एक साया मंडरा रहा था। शाम को जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, रिया की मौजूदगी से पूरा माहौल बदलने लगा। उसकी हर एक हरकत में एक अलग ही कशिश थी। उसके नृत्य के दौरान रोहन को लगा जैसे वह हवा में तैर रही हो, मानो वह इंसान नहीं बल्कि किसी जादुई ताकत का रूप हो। रिया ने धीरे धीरे अजय के दोस्तों से बातें करना शुरू किया। उसने सौरभ को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वह उसके सिवा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। सौरभ की आंखें रिया की आंखों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका हर शब्द सौरभ के दिमाग पर जैसे कोई मंत्र फेंक रहा था। तुम बहुत अच्छे हो सौरभ, रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सौरभ का शरीर कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, उसने खुद से कहा। लेकिन रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया और सौरभ पूरी तरह से सम्मोहित हो गया। रिया अब विक्रम के पास आई। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, विक्रम, क्या तुम्हें पता है मेरी आंखों में क्या छिपा है? क्या? विक्रम के होंठ कांप रहे थे। मोहब्बत और जुनून, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो विक्रम को अंदर तक खींच रही थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगीं और एक अजीब सा सपना उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। वह देख रहा था कि रिया एक सुनसान रास्ते पर खड़ी है, चारों ओर सिर्फ अंधेरा है। और फिर अचानक रिया ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। विक्रम, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज अब किसी और की थी, एक भयानक गहरी आवाज। विक्रम चौंक कर जाग गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और वह कांप रहा था। क्या हुआ विक्रम? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी थकान है, उसने जल्दी से बहाना बनाया। रिया की आंखों में एक कुटिल चमक थी। तुम्हें आराम की जरूरत है, उसने धीमे से कहा। लेकिन जब रिया की उंगलियां विक्रम के हाथ से छुईं, तो एक ठंडी, खौफनाक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह तेजी से उठ खड़ा हुआ और वहां से भागते हुए बाहर चला गया। रोहन ने यह सब देखा, लेकिन उसकी जुबान बंद थी। उसने महसूस किया कि रिया के पास कोई ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे अजय के दोस्तों को अपने जाल में फंसा रही है। रात गहराने लगी थी। रोहन और सौरभ अपने अपने कमरों में थे, लेकिन विक्रम, वह बाहर बैठा था और उसकी आंखें अब भी खुली थी। वह अजीब सी बातें बड़बड़ा रहा था, जैसे कोई उसके दिमाग में कुछ डाल रहा हो। रिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब सी चपलता थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। विक्रम, क्या तुम मुझे देख सकते हो? उसकी आवाज अब एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गई थी। हाँ, विक्रम ने जैसे किसी सम्मोहन में कहा। उसकी आंखों में अब एक पागलपन झलक रहा था। रिया मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके पास जाकर उसके कान में कहा, मैं तुम्हारे सपनों में हूं और जल्द ही तुम्हारे खून में भी। विक्रम की आंखों में एक हल्की चमक आई और फिर उसकी आंखें एकदम सफेद हो गईं। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रिया की हंसी चारों ओर गूंज उठी, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह विक्रम के होश में आने पर उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, डर। रात के गहराते अंधेरे में फार्म हाउस के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा आम दिनों का नहीं था, इसमें एक अजीब सी खौफनाक ऊर्जा बह रही थी। अजय और उसके दोस्त एक अनजाने जाल में फंसते जा रहे थे। लेकिन रोहन, उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था।
पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा था वह उसे बेचैन कर रहा था। रिया की रहस्यमय हंसी, विक्रम और सौरभ का बदला हुआ बर्ताव और फार्म हाउस के कोनों में मंडराती अजीब सी छाया, यह सब उसकी समझ से परे था। अगली सुबह विक्रम को देखते ही रोहन का दिल और तेजी से धड़कने लगा। विक्रम की आंखों में अब भी एक डरावनी सफेदी थी और उसकी हरकतें अब पहले जैसी नहीं थी। तुम ठीक हो विक्रम? रोहन ने धीरे से पूछा। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। हाँ, मैं ठीक हूं। शायद। रोहन समझ गया कि विक्रम अब भी रिया के जाल में फंसा हुआ है। सौरभ भी अजीब व्यवहार कर रहा था। वह हर समय गुमसुम सा रहता और जब भी रिया उसके आसपास होती, उसकी नजरें खुद ब खुद उसकी ओर खिंच जाती। अजय को तो जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वह रिया के साथ इतना खो चुका था कि अपने दोस्तों की हालत से बिल्कुल अनजान था। रात का तीसरा पहर चल रहा था। रोहन अपने कमरे में बैठा था जब अचानक उसे बिस्तर के नीचे से एक खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से पलंग के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक खिड़की के बाहर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली और बाहर देखा। दूर खेतों के बीच में एक परछाई खड़ी थी। कौन है वहां? रोहन ने धीमी कांपती आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और रोहन ने खिड़की बंद कर दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से बड़बड़ाया। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक एक पुराने अलमारी पर पड़ी जो कमरे के कोने में धूल से ढकी हुई थी। पहले उसने इसे कभी गौर से नहीं देखा था, लेकिन आज जैसे कोई ताकत उसे उसकी ओर खींच रही थी। उसने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब के कवर पर हिंदी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चुड़ैल का रहस्य। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, कमरे की सारी लाइट्स अचानक बुझ गईं। अंधेरे में उसने किताब के पन्नों को टटोलते हुए पढ़ना शुरू किया। चुड़ैलें वे आत्माएं होती हैं जो इंसानों की भावनाओं और खून से अपनी शक्ति पाती हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन चुड़ैल का असली रूप तब प्रकट होता है जब वह अपने शिकार को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, बाल सांपों की तरह लहराने लगते हैं और उसका चेहरा विकृत हो जाता है। उसे तभी रोका जा सकता है जब उसके असली नाम का पता चल जाए और एक प्राचीन मंत्र से उसकी आत्मा को कैद किया जाए। पढ़ते पढ़ते रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ झलक रही थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि जो भी हो रहा है रिया के साथ जुड़ा हुआ है। रिया, क्या वह सच में? उसने खुद से कहा, लेकिन इस विचार ने उसके शरीर में एक अजीब सा झटका पैदा कर दिया। वह तुरंत उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसे सौरभ और विक्रम को इस बारे में बताना था। वह तेजी से विक्रम के कमरे की ओर भागा। विक्रम कमरे के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी सफेद थीं। विक्रम, रोहन ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। विक्रम ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। क्या हुआ रोहन? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? रिया कोई इंसान नहीं है। वह चुड़ैल है, रोहन ने घबराते हुए कहा। लेकिन विक्रम हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सी कुटिलता थी। तुम पागल हो गए हो रोहन। रिया इतनी खूबसूरत है, वह भला चुड़ैल कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं रहे हो। वह हमें बर्बाद करने के लिए आई है, रोहन ने जोर से कहा। लेकिन तभी विक्रम की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा।
रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम, ये क्या हो रहा है तुम्हें? विक्रम की हंसी अब विकृत हो चुकी थी। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तुम अब तक समझे नहीं, रोहन। रिया अब हमारी आत्माओं को चूस चुकी है। अब वह अपनी असली शक्ल दिखाएगी और तुम सब उसकी अगली भेंट बनोगे। रोहन ने डर से कदम पीछे खींचे। वह तुरंत सौरभ के कमरे की ओर भागा, लेकिन सौरभ भी अब वैसा ही हो गया था। उसकी आंखों में वही लाल आभा थी और उसकी मुस्कान में एक खतरनाक पागलपन था। रिया चुड़ैल है, रोहन ने खुद से दोहराया। वह तेजी से भागता हुआ अजय के कमरे में पहुंचा। अजय, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, उसने दरवाजा खोलते ही चिल्लाया। लेकिन अजय कमरे के बीच में खड़ा था और उसके सामने रिया खड़ी थी। वह धीरे धीरे हंस रही थी और उसकी हंसी में एक अजीब सी दानवी गूंज थी। अब बहुत देर हो चुकी है, रोहन, रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो रोहन के शरीर में कांटे खड़े कर रही थी। फिर उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, वह गहरे हरे से पीले रंग में बदल गईं। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे और उसकी मुस्कान एक दानवीय आकार लेने लगी। तुमने चुड़ैल का नाम लिया और मैंने तुम्हें सुन लिया, उसने धीमे से कहा। अब तुम सब मेरे शिकार हो। रोहन ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रिया ने एक झटके में अपनी उंगलियों को हवा में घुमाया और रोहन का शरीर जम गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब इस खेल का असली मजा शुरू होता है, रिया ने भयानक हंसी के साथ कहा। और अजय ने बस खामोशी से यह सब देखा। रोहन को समझ में आ गया था, रिया अब उन्हें एक एक करके खत्म करेगी। लेकिन क्या वह उसे रोक पाएगा, या फिर वह भी उसी जाल में फंस जाएगा? फार्म हाउस का हर कोना अब रिया की खौफनाक हंसी से गूंज रहा था। रात का सन्नाटा जैसे उसकी दहकती आंखों में घुल रहा था। कमरे की दीवारों से अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत चारों ओर अपना कब्जा जमा रही हो। रोहन अजय के कमरे में फंसा हुआ था, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर मानो बर्फ की तरह जकड़ा हुआ था और रिया की पीली, जलती हुई आंखें उसे चीरती हुई उसके अंदर झांक रही थी। तुमने सोचा तुम मुझे रोक सकते हो, रिया ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज अब एक साधारण औरत की नहीं रही थी, उसमें किसी खौफनाक, दानवी ताकत का अंश था। अजय अब भी पूरी तरह रिया के प्रभाव में था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी गहरे सम्मोहन में हो। रोहन ने कोशिश की कि वह उसकी तरफ देख सके, शायद किसी तरह उसका ध्यान खींच सके, लेकिन अजय की आत्मा जैसे रिया के कब्जे में पूरी तरह से बंधी हुई थी। रिया, तुम इंसान नहीं हो। तुमने मेरे दोस्तों को, रोहन ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। तुम्हें अब जाकर समझ आया, रिया ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी किसी गहरे अंधकार से निकलती कर्कश ध्वनि की तरह थी। फिर उसने अपने सिर को एक झटके में पीछे की ओर घुमाया और उसके बाल हवा में लहराने लगे, जैसे वे किसी जीवित सांप की तरह बल खा रहे हों। अब तुम सबको मेरा असली रूप देखना होगा, उसने जोर से कहा और उसकी आंखें जलती हुई मशाल की तरह चमक उठीं। अचानक उसके शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। उसकी त्वचा में दरारें पड़ने लगीं, मानो वह अपने ही शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। रोहन की आंखें भय से फैल गईं। उसकी सांसें रुक सी गईं और दिल जैसे गले में अटक गया। रिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी सुंदरता, जो अब तक सभी को मोहित कर रही थी, किसी दानवी मूरत में बदल रही थी। उसकी त्वचा पर लंबी लंबी दरारें उभर आईं और उसकी नाक और होंठ मुड़कर विकृत हो गए। उसके गाल अंदर धंस गए और उसकी हड्डियां बाहर निकलने लगीं।
उसकी हरकतें झटकेदार हो गईं, जैसे उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा हो। देखो, यह है असली रूप, जिसे देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता। उसकी आवाज अब किसी भूखे शैतान की तरह गूंज रही थी। अचानक उसके दांतों से लंबे लंबे नुकीले दांत बाहर निकलने लगे, जैसे किसी दरिंदे के हों। उसकी आंखें पूरी तरह पीली हो गईं, उनमें कोई सफेदी नहीं बची थी, बस दो जलते हुए अंगारे जो रोहन को भीतर तक जला रहे थे। उसके बाल सांपों की तरह चारों ओर लहरा रहे थे और उसकी उंगलियों के नाखून लंबी, नुकीली धार वाली तलवारों की तरह बढ़ने लगे। अजय अब भी उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। रिया ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम अब भी मुझे चाहोगे, अजय? उसकी आवाज में कुटिलता भरी थी। अजय ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, वह बुदबुदाया, जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह से रिया के वश में हो। रोहन का खून जैसे जम गया। अजय, तुम पागल हो गए हो। वह चुड़ैल है, वह तुम्हें मार डालेगी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। रिया हंस पड़ी। मारूंगी? नहीं, अभी नहीं। पहले मैं इसे पूरी तरह से अपने वश में करूंगी। और फिर उसने अपनी लंबी, धारदार नाखूनों से अजय के गाल को हल्के से छुआ और उसकी आंखों में जलती हुई लाल चमक उभरी। फिर इसे अपनी सबसे खूबसूरत भेंट बनाऊंगी, उसने धीमे से कहा। रोहन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अजय धीरे धीरे रिया के पास खींचा चला जा रहा था, मानो कोई अदृश्य रस्सी उसे रिया की ओर खींच रही हो। नहीं, नहीं, रोहन बड़बड़ाया, लेकिन उसका विरोध बेकार था। रिया ने अजय को अपने पास खींचा और उसके चेहरे को अपने लंबे, नुकीले नाखूनों से हल्के से छुआ। तुम्हारी खून की खुशबू बहुत अनोखी है। मुझे ऐसे ही मर्द पसंद हैं, मोहब्बत में अंधे और मेरी ताकत के सामने कमजोर। उसने अजय के चेहरे को करीब से देखा और फिर अपनी विकृत जीभ बाहर निकालते हुए उसने उसके गाल को चाट लिया। तुम मेरे पहले शिकार बनोगे, अजय? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी। अचानक रिया के पूरे शरीर में भयानक बदलाव होने लगे। उसके पैरों की हड्डियां एक जोरदार आवाज के साथ मुड़कर टूट गईं और उसके पंजे लंबी, भयानक उंगलियों में बदल गए। उसका सिर और गर्दन हवा में ऊपर उठ गए और उसकी पीठ पर अजीब सी गांठें उभरने लगीं, जैसे किसी जीवित चीज की मौजूदगी उसकी त्वचा के नीचे हो। देखो रोहन, देखो, तुम्हारे दोस्त की मौत अब करीब है, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा और उसकी चीख चारों ओर गूंज गई। लेकिन तभी रोहन की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकी। उसने याद किया, उस किताब में कुछ लिखा था, चुड़ैल को कमजोर करने का एक तरीका। उसने खुद को हिलाने की कोशिश की। उसकी उंगलियों में हल्का सा कंपन हुआ। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसने बुदबुदाया। रिया, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम एक कमजोर, नीच आत्मा हो। रिया का ध्यान उसकी ओर गया। उसकी जलती हुई आंखें अब रोहन की ओर मुड़ी और उसने एक दहाड़ के साथ अपने नाखून हवा में झटके से चलाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह गुर्राई। तुम बस एक पिशाच हो, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा था। रिया की आंखें जल उठीं और उसके बाल हवा में जोर से लहराने लगे। उसकी उंगलियों से चिंगारियां निकलने लगीं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन रोहन अब रुकने वाला नहीं था। वह खुद को पूरी ताकत से झटके देने लगा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे
उसकी जकड़ी हुई मांसपेशियां खुलने लगीं। नहीं, मुझे खुद को छुड़ाना होगा, उसने खुद से कहा, और एक जोरदार झटके के साथ वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रिया अब भी उसे घूर रही थी, उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। तुम भाग नहीं सकते, रोहन। मैं भागूंगा नहीं, रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हें खत्म करूंगा। उसने पूरी ताकत से अपने कदम उठाए और एक झटके में अजय की ओर भागा। रिया की चीखें हवा में गूंज रही थीं और उसका विकृत चेहरा अब और भी खौफनाक हो गया था। लेकिन रोहन के दिमाग में बस एक ही बात थी, अजय को बचाना और इस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना। फार्म हाउस का सारा वातावरण जैसे किसी नर्क की छाया बन चुका था। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई थी, जैसे किसी सड़ी गली चीज की बदबू हो। अंधेरा और भी गहरा हो गया था और दीवारों से निकलने वाली सरसराहट अब चीखों में बदल गई थी। रोहन अभी भी रिया की भयंकर दृष्टि के सामने खड़ा था, लेकिन उसके मन में अब डर से ज्यादा अपने दोस्त अजय को बचाने की ललक थी। रिया का शरीर अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी काया में जो विकृति थी वह और भी भयानक हो गई थी। लंबी नुकीली उंगलियां, उसके मांस से बाहर झांकती हड्डियां और वह जलती हुई आंखें, जैसे वे अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाने के लिए तैयार थी। अजय अब भी रिया के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें खाली और निर्जीव थीं, जैसे उसने अपनी सारी शक्ति रिया के आगे समर्पित कर दी हो। रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी रिया ने अपनी लहराती हुई भुजाओं से उसे हवा में उछाल दिया। रोहन दीवार से टकरा गया और उसका सिर चकराने लगा। तुम अब भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, रोहन? रिया की आवाज में एक विकृत मिठास थी। उसने अजय के चेहरे पर अपनी नुकीली नाखूनों की टिप चलाई, जिससे उसके गाल से खून की पतली धार बहने लगी। अजय, होश में आओ, रोहन ने चीखते हुए कहा। वह तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन अजय की आंखें अब भी निर्जीव थीं। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, जैसे उसने अपनी आत्मा रिया को सौंप दी हो। खत्म कर दूंगी, रिया ने हंसते हुए कहा, और उसकी हंसी से जैसे दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। नहीं, रोहन, मैं इसे खत्म नहीं करूंगी। इसे तो मैं अपनी सबसे सुंदर कृति बनाऊंगी। यह कहते ही उसने अपने विकृत नाखूनों से अजय की कलाई को चीर दिया। खून की धार बह निकली और अजय की आंखें एक पल के लिए चमकी, लेकिन वह अब भी हिला नहीं। रिया ने अपने नुकीले दांतों को बाहर निकाला और धीरे धीरे उसकी कलाई पर झुकी। रोहन का दिल जैसे उसके सीने में फटने वाला था। नहीं, नहीं, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज फार्म हाउस की दीवारों में गूंजकर खो गई। रिया ने अजय के खून का पहला कतरा अपने होंठों से चाटा और उसकी आंखें एक तीव्र चमक से जल उठीं। उसकी त्वचा, जो पहले ही खौफनाक रूप ले चुकी थी, अब और भी विकृत हो गई। उसके मुंह से निकलने वाली हर सांस जैसे आग की लपटों में बदल रही थी। यह है वह स्वाद जो मुझे चाहिए था, उसने धीमे से कहा, और उसके होंठों पर खून की एक पतली धार लहरा गई। लेकिन तभी एक चीख चारों ओर गूंज उठी। यह चीख किसी और की थी, सौरभ की। वह किसी तरह उस कमरे के बाहर खड़ा था, उसके चेहरे पर भयानक डर साफ नजर आ रहा था। उसने रिया को अजय के खून को चूसते देखा और उसकी आंखों में खौफ की ज्वाला भड़क उठी। रिया, क्या कर रही हो तुम? उसने कांपते हुए कहा। तुम एक पिशाच हो। रिया ने धीरे से सिर घुमाया और सौरभ की ओर देखा। उसकी आंखें जलती हुई लाल रंग की हो गई थीं, जैसे उसमें सिर्फ आग ही आग हो। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत देर से पहचाना, सौरभ। सौरभ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रिया की लंबी उंगलियों ने एक झटके में उसे पकड़ लिया। तुम भी अब इस खेल का हिस्सा बनोगे?
उसने धीरे से कहा, और उसकी उंगलियों से निकलने वाली आग की लपटें सौरभ के शरीर को अपनी चपेट में लेने लगी। रोहन, बचाओ, सौरभ चीखते हुए बोला। लेकिन रिया ने एक झटके में अपनी उंगलियों से सौरभ की गर्दन को मरोड़ दिया। उसकी चीखें गले में ही घुटकर रह गईं और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। रिया, उसे छोड़ दो, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन रिया अब एकदम पागल हो चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया था। उसकी जीभ लंबी होकर बाहर लटक रही थी और उसके दांत खून में सने हुए थे। उसने एक झटके में सौरभ के शरीर को उछालते हुए फर्श पर पटक दिया और उसकी गर्दन से खून की धारा फूट पड़ी। तुम अब सिर्फ खिलौने हो, उसने गरजते हुए कहा। और मुझे तुम सबका खून चाहिए। रोहन अब एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ, दुख और गुस्सा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। नहीं, मैं तुम्हें और किसी को मारने नहीं दूंगा। रिया ने उसे घूरते हुए देखा और उसकी आंखों में एक पागलपन उभर आया। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो, उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रोहन का शरीर कांप उठा। लेकिन तभी रिया का ध्यान कहीं और चला गया। विक्रम, वह दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती और एक पुराने कागज का टुकड़ा था। रिया, तेरा खेल अब खत्म होगा, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। रिया की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। तुम यह क्या कर रहे हो, उसने गुर्राते हुए कहा। यह वही मंत्र है जो तुझे कमजोर करेगा, विक्रम ने कहा और कागज के टुकड़े को जोर से हवा में लहराया। कागज पर लिखे शब्दों से एक अजीब सी रोशनी निकली और रिया की चीखें हवा में गूंज उठीं। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। उसकी त्वचा में से धुएं की पतली धाराएं निकलने लगीं और उसकी लंबी उंगलियां कांपने लगीं। रोहन ने यह मौका देखा और तेजी से अजय की ओर भागा। उसने अजय को कंधों से पकड़कर जोर से झकझोरा। अजय, होश में आओ, यह राक्षसी तुझे मार डालेगी। लेकिन अजय की आंखों में अभी भी वही खालीपन था। तुम्हें अब, रिया ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन विक्रम ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। रिया ने एक भयानक चीख मारी और उसकी पूरी काया कांप उठी। उसका चेहरा विकृत होकर जमीन की ओर झुक गया और उसकी उंगलियां जैसे जलने लगीं। नहीं, नहीं, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर हो गई थी। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थीं। रोहन, अभी इसे खत्म करो, विक्रम ने चिल्लाया। रोहन ने बिना समय गंवाए फर्श पर पड़े लकड़ी के एक टुकड़े को उठाया और रिया की ओर दौड़ा। अब तेरा अंत है, रिया। और तभी वह टुकड़ा रिया के सीने में धंस गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसमान तक गूंज उठी। उसकी आंखों में जलती हुई आग बुझने लगी और उसकी विकृत काया धीरे धीरे राख में बदलने लगी। नहीं, मैं वापस आऊंगी, उसने एक आखिरी चीख मारी और फिर एक झटके में हवा में बिखर गई। फार्म हाउस में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रोहन और विक्रम की सांसें तेज चल रही थी। यह खत्म हुआ, विक्रम ने कांपते हुए कहा। रोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन हमें अभी इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था, लेकिन फार्म हाउस का माहौल अब भी भयावह था। चारों ओर बिखरे खून और रिया की विकृत काया के निशान इस बात का सबूत थे कि उन्होंने एक भयंकर राक्षसी शक्ति का सामना किया था। रोहन और विक्रम अभी भी हतप्रभ थे, जैसे यह सब एक बुरा सपना हो। क्या हम वास्तव में उसे खत्म कर पाए? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की ट्रेमर थी। मुझे नहीं पता, रोहन ने कहा,
अपनी गर्दन को झुकाते हुए। लेकिन हमें सुनिश्चित करना होगा, अगर वह वापस आती है तो हमें तैयार रहना होगा। दोनों ने फर्श पर पड़े हुए सौरभ के शरीर की ओर देखा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। रोहन की छाती में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। हमें उसे यही नहीं छोड़ना चाहिए, उसने कहा। हम उसे अपने घर नहीं ले जा सकते। हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया और उन्होंने सौरभ के शरीर को एक कंबल में लपेटकर फार्म हाउस के पिछवाड़े ले जाने का निश्चय किया। वहां एक पुराना लकड़ी का चबूतरा था, जहां गांव के लोग कभी एकत्रित होते थे। उसी जगह सौरभ को दफनाने का निर्णय लिया गया। जब वे सौरभ को दफनाने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक से एक तेज हवा चली। जैसे ही चबूतरे के पास पहुंचे, एक अजीब सा काला धुंध चारों ओर फैल गया। क्या यह? विक्रम ने हड़बड़ाते हुए कहा और उसने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती को ऊंचा किया। यह सही नहीं है, रोहन ने कहा। हमें जल्दी करना चाहिए, लेकिन उसके शब्दों में भय का अनुभव हो रहा था। सौरभ को दफनाने से पहले हमें इस जगह को शुद्ध करना होगा, विक्रम ने कहा और उसने फिर से अपने पास रखी हुई किताब की ओर इशारा किया। मेरे पास एक पुरानी विधि है। जब उन्होंने सौरभ के शरीर को दफनाना शुरू किया, तो अचानक से आसमान में घनघोर बादल उमड़ने लगे। हवा की गति तेज हो गई और वे दोनों अपने इर्द गिर्द के अंधेरे से घिरे हुए थे। यह ठीक नहीं है, रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। हमें यहां से जाना होगा। लेकिन विक्रम ने उसे रोका। नहीं, अगर हम इसे समाप्त नहीं करते तो वह हमेशा लौटेगी। हमें इस अंधकार को खत्म करना होगा। उन्होंने सौरभ की कब्र के चारों ओर एक गोलाकार रेखा खींची और उस पर मोमबत्तियां रखी। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंधकार में जो शक्ति है, उसे समाप्त करो। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, अचानक से चारों ओर से एक ठंडी हवा चलने लगी। रिया की हंसी फिर से हवा में गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह कहीं से भी नहीं, बल्कि उनके चारों ओर से आ रही थी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? रिया की आवाज ने वातावरण को भंग कर दिया। मैं वापस आ गई हूं। विक्रम ने मंत्र को जारी रखा, लेकिन उसके स्वर में अब आत्मविश्वास की कमी थी। नहीं, यह खत्म नहीं हुआ है, उसने जोर से कहा। अचानक रिया की छवि उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत था और उसकी आंखें जलती हुई थी। तुमने सोचा था कि मुझे मारकर तुम सुरक्षित हो जाओगे? मैं यहां फिर से आऊंगी। नहीं, रोहन ने चिल्लाया। तुम अब वापस नहीं आ सकती। लेकिन रिया की शक्ति अब और भी प्रबल हो गई थी। उसने अपनी लहराती भुजाओं से एक तेज झटके से उन पर हमला किया। रोहन और विक्रम ने अपने बचाव में एक साथ काम किया। अरे, हम तुम्हें नहीं डरने देंगे, विक्रम ने कहा और उसने अपनी मोमबत्ती को रिया की ओर फेंका। मोमबत्ती ने एक भयंकर आग पकड़ ली और रिया के पास पहुंचते ही उसकी रोशनी में वह धुंधली हो गई। यह क्या कर रहे हो? रिया ने चीखते हुए कहा, लेकिन विक्रम ने अपना मंत्र जारी रखा। अंधकार को समाप्त करो। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, चारों ओर से एक हल्की रोशनी फैलने लगी। रिया की छवि कमजोर होने लगी और अचानक से वह चिल्लाती हुई गायब हो गई। क्या हम इसे कर पाए? रोहन ने सवाल किया। शायद, विक्रम ने उत्तर दिया। लेकिन हमें इसे फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उन्होंने सौरभ को दफनाने का काम पूरा किया और अपनी कोशिशों को पूरा करने के बाद वे वापस फार्म हाउस की ओर लौटे। जैसे ही वे लौटे, उन्होंने देखा कि चारों ओर का माहौल थोड़ा सा हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी अंधेरा कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, रोहन ने कहा। हम इसे फिर से नहीं देखना चाहते। हाँ, हम यहां से चले जाएंगे।
लेकिन इस बार हम इसे नहीं भूलेंगे, विक्रम ने कहा। फार्म हाउस के दरवाजे को बंद करते हुए उन्होंने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। हमेशा के लिए इसे छोड़ दो, रोहन ने कहा। लेकिन उसी पल उन्होंने फिर से सुनाई दी रिया की हंसी। तुम मेरे खेल का हिस्सा हो, उसने कहा। मैं कभी नहीं जाऊंगी। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर समझ गए कि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। फार्म हाउस के दरवाजे के पीछे से रिया की हंसी सुनाई देती रही। रोहन और विक्रम के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जैसे वे समझ रहे हों कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रिया, जो अब एक दुष्ट आत्मा बन चुकी थी, हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। हमने उसे कुछ हद तक रोक दिया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है, विक्रम ने कहा। हमें और अधिक तैयारी करनी होगी। हमें पहले यह पता करना होगा कि रिया को कैसे खत्म किया जा सकता है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वह अब हमें कभी नहीं छोड़ने वाली। दोनों ने फार्म हाउस में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर का माहौल अचानक से बदल गया। दरवाजे के बंद होते ही घर की दीवारों ने एक अजीब सी सरसराहट की आवाज की। रोहन और विक्रम ने महसूस किया कि यह अंधकार का संकेत था, जो रिया की वापसी का संकेत था। हमें उस पुरानी किताब को फिर से देखना होगा, विक्रम ने कहा। शायद उसमें कोई सुराग हो। उन्होंने घर के अंदर हर जगह तलाश की, लेकिन किताब नहीं मिली। तभी अचानक से रोहन ने एक पुराना संदूक देखा। संदूक की लकड़ी की सतह पर धूल जम गई थी, जैसे इसे बहुत समय से खोला नहीं गया हो। यहां देखो, उसने कहा और संदूक को खोला। वहां पर कई पुरानी चीजें थीं, लेकिन सबसे ऊपर एक चमकदार पुरानी किताब रखी थी। यह वही किताब है, विक्रम ने खुशी से कहा। इसमें रिया के बारे में सब कुछ होगा। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, उसके पन्नों पर अजीब से चित्र और मंत्र थे। यहां लिखा है कि चुड़ैल की शक्ति केवल तब खत्म होती है जब उसे उसके खुद के खून से निष्कासित किया जाए, रोहन ने पढ़ते हुए कहा। तो हमें इसे एक बार फिर से लड़ना होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन इस बार हम तैयार रहेंगे। वे दोनों उस रात को एक योजना बनाने में बिता रहे थे। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ने का निर्णय लिया, जो रिया की शक्तियों को खत्म करने के लिए जरूरी था। लेकिन एक शर्त थी, उन्हें खुद को खतरे में डालना होगा और रिया को अपने खून की पेशकश करनी होगी। यह खतरनाक है, रोहन ने कहा। लेकिन अगर हमें इसे खत्म करना है, तो यही एकमात्र तरीका है। अगली रात जैसे ही चांद अपनी पूर्णिमा की अवस्था में पहुंचा, रोहन और विक्रम ने फार्म हाउस के बीच में एक गोलाकार रेखा खींची। चारों ओर मोमबत्तियां जलाई गईं। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था। तैयार हो? विक्रम ने पूछा। हाँ, रोहन ने जवाब दिया। यह हमारा अंतिम सामना होगा। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, रिया की आवाज फिर से सुनाई दी। तुम फिर से यहां हो? तुम कभी नहीं जीत सकते, उसने कहा और उसकी हंसी चारों ओर गूंज उठी। हम तुम्हें खत्म करने आए हैं, रिया, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र को जारी रखा, चारों ओर की हवा में अजीब सा परिवर्तन होने लगा। रिया की विकृत छवि सामने प्रकट हुई और उसके चारों ओर अंधेरा घना होता गया। तुम मेरे सामने कोई ताकत नहीं रख सकते, रिया ने गर्जना की। लेकिन विक्रम ने कहा, हमने तुम्हें पहले भी देखा है। अब तुम्हारा अंत आ गया है। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में खून का एक बूंद निकाला और उसे अपने मंत्र में शामिल किया, रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने चीखते हुए कहा। यह हमें रोक नहीं सकती, रोहन ने कहा और उस बूंद को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। रिया की चीखें आसमान में गूंज उठीं। नहीं,
यह नहीं हो सकता, वह चिल्ला रही थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। हमारे खून से तू अब मुक्त हो, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। फिर एक अंतिम झटके के साथ रिया की छवि एक जोरदार धमाके में मिट गई और उस जगह पर एक अद्भुत शांति छा गई। क्या हमने उसे खत्म किया? रोहन ने आशंका के साथ पूछा। हमें उम्मीद करनी होगी, विक्रम ने कहा। लेकिन अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। यह खत्म नहीं हुआ, रिया की आवाज फिर से गूंजने लगी। मैं फिर से वापस आऊंगी। विक्रम और रोहन ने एक दूसरे को देखा। हमें यहां से जाना होगा, विक्रम ने कहा और उन्होंने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर की रोशनी ने उनके चेहरे को प्रकाशित कर दिया। लेकिन वे जानते थे कि रिया की शक्ति अभी भी कहीं आसपास थी। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, रोहन ने कहा और दोनों ने हाथों में हाथ डाले बाहर की ओर बढ़ गए। फार्म हाउस के दरवाजे के पीछे रिया की हंसी फिर से सुनाई दी और अंधकार ने उसे अपने गर्भ में समाहित कर लिया। सच्चाई यह है कि कुछ खौफनाक शक्तियां कभी नहीं मरती, वे बस छुप जाती हैं, अगली बार के लिए तैयार। यह दुष्चक्र हमेशा चलता रहेगा।